नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और सवाल इंडिया का ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने एसआईआर पर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडे ध्वस्त कर दिए। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग के उस अधिकार पर अपनी मोहर लगा दी जिसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है और आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी या संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की कवायद से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हुई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में मदद मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर देश के संविधान में जान फूंक देता है। एसआईआर पूरी तरह से वैध है और इसे किसी तरह का मनमाना अधिकार नहीं कहा जा सकता है। अब यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ। आगे बढ़ूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं, जो वीडियो बंगाल के उत्तर 24 परगना से आया। अवैध बांग्लादेशी वापस लौट रहे हैं। जगह हाकिमपुर बॉर्डर है। जिन लोगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इन घुसपैठियों को कहा जा रहा है बांग्लादेश वापस जाएं और उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, इसीलिए ये लौट रहे हैं। इसे बीजेपी अपनी 3D पॉलिसी यानी डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी का हिस्सा बता रही है। अब ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रही हूं, इसको भी समझिए। ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया को कोर्ट सही कहता है, दूसरी तरफ यहां डिपोर्ट पॉलिसी, घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जारी है। और यही कह कहकर लगातार एसआईआर पर सवाल उठाए गए कि देश के नागरिकों को निकालने का प्रबंध है। ऐसा नहीं है। यही कोर्ट ने आज कहा कि नागरिकता को लेकर कोई बहस नहीं है। दरअसल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने बढ़ चढ़कर घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र किया। पार्टी ने कहा कि यह कांग्रेस की पराजय है, कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा कि इंडी गठबंधन घुसपैठियों की संरक्षक है, क्योंकि वो यही चाहते थे घुसपैठिए बाहर न जाएं, जबकि हमारी कोशिश सिर्फ घुसपैठियों पर लगाम लगाने की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका वास्तविक चरित्र सामने आ गया विपक्ष का, यह बीजेपी ने कहा। लेकिन विपक्ष इस फैसले को अपने तरीके से देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद ने कहा कि एसआईआर तो अवैध नहीं था, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा था, हम इसलिए विरोध कर रहे थे। आरजेडी क्या कह रही? वो कह रही उन वोटर्स का क्या जिन पर फैसला पेंडिंग है, अगली बार वोट दे देंगे, लेकिन इस बार की भरपाई कौन करेगा? टीएमसी का भी बयान सामने आया। एसआईआर के प्रोसेस में बंगाल में 27 लाख नाम डिलीट हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमारी आपत्ति जारी रहेगी, ये सौगत रॉय कह रहे हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। अब जिस यूपी में चुनाव के लिए अब साल भर भी नहीं है, वहां की समाजवादी पार्टी क्या बोली है? उम्मीद की जानी चाहिए कि वोटों में जो बड़े पैमाने पर हेरा फेरी और कटौती हो रही थी वो अब नहीं होगी। तो अब आगे क्या होगा? अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है। क्या अब चुनाव आयोग पर उंगली नहीं उठेगी, या फिर इस फैसले के बहाने आने वाले दिनों में सियासत को एक ऐसा नैरेटिव मिलेगा जिसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर वही पुराने आरोप होंगे, फिर वही छीटाकशी होगी? एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद बहस को आगे बढ़ाती हूं, अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी। जो आपके साथ एसआईआर में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया। जब चुनाव जीतते तो चुनाव आयोग ठीक, वरना चुनाव आयोग पे सवाल, ईवीएम पे सवाल, एसआईआर पे सवाल। आज इस पूरे इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, सुप्रीम स्ट्राइक किया गया है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो। एसआईआर नाम করে মানুষের নাম বদলে দিচ্ছে। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं, उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। कौन उसकी भरपाई करे? इस राज्य में गलती था
इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। सबसे पहले पूछ रही हूं, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या विपक्ष के लिए एक हार है? सवाल इंडिया का यह कि वोट के चक्कर में एसआईआर का विरोध करता है विपक्ष क्या? सवाल यह कि विपक्ष क्यों कह रहा है एसआईआर सही है पर तरीका गलत है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घुसपैठ पर क्या असर होगा? और सवाल यह भी कि क्या इस फैसले के बाद एसआईआर पर तकरार खत्म हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही है हमारे साथ, आरएलडी के महासचिव वरिष्ठ नेता मलूक नागर जी जुड़ रहे हैं, मोहम्मद फैज खान संयोजक है एमआरएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनिल यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजय सरकार जी टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अब आज जो कोर्ट ने कहा है, अनुराग जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सबसे ज्यादा आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सारी पार्टियों ने सवाल उठाए। आपसे शुरुआत करती हूं। अब जब कोर्ट ने आज कहा है कि एसआईआर जो प्रक्रिया हुई, आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति थी और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सीधे कहा कि किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है संवैधानिक नियमों का, तो आप इससे सहमत हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया सही थी और जो आरोप आप बार बार ज्ञानेश कुमार पर लगाते थे उन आरोपों पर मलाल है? कुछ कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अभी भी वही बात तो वही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमने एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठाया था। अच्छा। हमने एसआईआर की जिस तरह से उसका मिसयूज हो रहा था उस पे सवाल उठाया था। हमने ये नहीं कहा था कि जिस तरह से एक डर पैदा किया गया था एसआईआर नागरिकता साबित करेगा। एसआईआर से नागरिकता साबित नहीं होती है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही बोला है। उसके लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया है कि जो भाई अगर किसी की नागरिकता साबित करनी होगी तो ट्रिब्यूनल में जाएगा। हमने सवाल ये भी उठाया था कि पश्चिम बंगाल में जो 27 लाख वोट कार्ड जिनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला और उसकी वजह से वो अपना वोट नहीं दे पाए और सरकार वहाँ जिस तरह से धांधली देखने की मिली, हमारा सवाल तो ये था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कुछ कहा। हमारा सवाल कार्यपालिका से है कि कार्यपालिका ने अपना कार्य ठीक नहीं किया, न्यायपालिका से नहीं है। न्यायपालिका का तो पूरा सम्मान है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका तो भाई न्याय करती है, लेकिन ये बताइए कि नीचे जो कार्यपालिका है जब अपना कार्य ठीक नहीं करेगी, उसकी डिलीवरी, लेकिन वो न्यायपालिका ही कह रही है कि कार्यपालिका ने सही काम किया। सुनिए, वो न्यायपालिका ही कह रही है कि कार्यपालिका ने सही काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी या संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं किया। अब मैं कुछ बयान भी चला रही थी जिसमें आपके नेता और बाकी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट तो कह रहा है कोई उल्लंघन नहीं हुआ। संविधान का उल्लंघन इसलिए है, अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, संविधान का उल्लंघन इसलिए, हम तो महंगाई बढ़ाने को ही बताते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो आपने जनता को सपना दिखाया था चुनाव के पहले महंगाई नहीं बढ़ेगी और जैसे चुनाव खत्म हुआ महंगाई बढ़ गई, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये भी तो इसको भी तो झूठ बोलेंगे ना, ये भी तो एक धोखा है ना जनता के साथ। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ये भी धोखा है कि जनता को सपना दिखाया आपने महंगाई नहीं बढ़ेगी, चुनाव जीतने के बाद आपने महंगाई बढ़ा दी। और अभी आपने बताया ना, लखनऊ में 5 सेकंड में 3 राउंड गोलियां चल गई। सोचो कितनी फास्ट तरीके से गोलियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लखनऊ में जो हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां 5 सेकंड में 3 राउंड गोलियां, मतलब इतनी फास्ट गोलियां चल रही है इसके अंदर में। सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं जरा आपके लिए, अनुराग जी आपके लिए, देखिए आपके मित्र हैं मलूक नागर जी, वो आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। आपको देखते ही वो एकदम से उन्होंने स्क्रीन पर, सुनिए। अच्छा, आपके मित्र नहीं है आजकल? अरे क्या बात करते हैं आप लोग, डिबेट में लड़ते हैं लेकिन बाकी सब मित्र हैं। देखिए सुनिए, आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं वो। अच्छा मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने कहा, मलूक जी, कोर्ट ने कहा कि एसआईआर देश के संविधान में जान फूंक देता है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है और इसे किसी तरह का मनमाना अधिकार नहीं कहा जा सकता है। अब ये क्या इंप्लीमेंटेशन और जिस प्रक्रिया का पालन हुआ उस पर टिप्पणी नहीं थी? मलूक जी, ये तो सुचेता जी समाजवादी के कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ थे, कह रहे हैं ये गलत हुआ है, ये गलत निर्णय सुप्रीम कोर्ट का। मैंने उनको कहा भाई तुम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके जेल भेज देगा। अगर ये तुम इसको गलत मान रहे हो तो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्था है
क्लैरिफिकेशन पिटीशन में जाओ, मॉडिफिकेशन पिटीशन में जाओ, रेक्टिफिकेशन पिटीशन में जाओ और रिव्यू पिटीशन में जाओ, और सबसे बड़ा जो पूरी बेंच बैठती है संविधान की, क्यूरेटिव पिटीशन में जाओ। पता ही नहीं, कुछ है नहीं, आके कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। अरे भाई, आज आपके ये एक लोकसभा सांसद ने क्या टिप्पणी रुकिए। दिन देश को गुमराह करा, आप लोगों ने जो गुमराह करा, क्या देश की जनता के सामने माफी मांगोगे कि हमने देश को गुमराह करने की कोशिश करी? माफी मांगोगे क्या? और दूसरा, सुचरिता जी कई एंकर भी कहते अरे भाई, देश के साथ अन्याय आप कर रहे हो, देश के साथ आप देश को मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो। एसआईआर की प्रक्रिया गलत थी। भदौरिया जी, अनुराग जी, एक मिनट बोलने दीजिए। गवाही है कि मेरी बात का इन पे जवाब नहीं है, ये डीजल का इंजन पक 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 बज रहा है, इसको ये गवाही है। मैं क्या कर, 3 चीजें हैं, एसआईआर, सीएए और एनआरसी। खुलवाइए, मुंह मत खुलवाइए। एसआईआर में वो चिन्हित हो रहा है, सीएए में इन्होंने एनआरसी का नाम दे करके जो देश में कानून अभी आए ने, पूरे देश में आग लगवाई, प्रदर्शन करवाए। ये बताइए, 3 राउंड 5 सेकंड में 3 राउंड गोलियां चल गई, इस पे नहीं जवाब दोगे क्या? कम से कम आज ये भी गुमराह है क्या? महंगाई बढ़ी, ये भी गुमराह है क्या? आ गई है। चुनाव में आपने वादा किया था कि डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, और आपने गुमराह किया जनता को। भागने लगे हैं। और मैं सुचरिता जी कह रहा हूं, इस देश में मुसलमानों की जरूरत पड़ती है, कहीं तो संविधान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, दूसरे देशों के मुसलमान हमारे देश के अंदर आएंगे और घुसपैठिए की तरह, और भारत सरकार के स्कीम और प्रदेश सरकार की स्कीमों का फायदा उठाएंगे, या हमारे देश के मुसलमानों का हक खाएंगे। ये कांग्रेसी और उसकी साथी पार्टियां अगर हमारे देश के मुसलमानों का हक खिलाएंगे तो कैसे खाने दें इन लोगों को? आज ये नंगे हो गए हैं, आज इनका पर्दाफाश हो गया है। 8-9 महीने देश को गुमराह करा, एसआईआर की प्रक्रिया पे संविधान के अनुसार आज मोहर लग गई है। अब मैं एक बार एसआईआर ठीक हुआ है। अब मैं एक बार जरा राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी और अनिल यादव जी को भी ले लीजिए स्क्रीन पर। राधिका जी, जरा बताइए, अभी भी जो पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई वोट तो कट गए ना, अब आप बाद में इस प्रक्रिया के तहत आप अगले स्टेप में ये निर्धारित करते रहिए कि किसके पास कागज हैं नहीं है, लेकिन वो तो वोट नहीं दे पाए ना। अब अगले चुनाव तक इंतजार करेंगे वोट देने का, अगर उनका नाम आता है तो आपने तो उनका एक वैध अधिकार छीन लिया उनसे। सभी को नमस्कार। सुचारिता जी, आज एक शेर मुझे याद आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जो उन्होंने फैसला दिया है, उस पे वसीम बैरलवी जी का ये बिल्कुल लाइनें फिट बैठती हैं। पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। विपक्ष की बहानेबाजी बंद कर देनी चाहिए उनको। देश की जनता उनको चुनावों में जवाब दे चुकी है और अब अदालत में भी उनको जवाब देके पूरी तरह फेल कर दिया। जनता तो उनको फेल कर ही जा रही है 12 साल से। आज देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है जिसमें विपक्ष के मुंह पर ऐसा करारा तमाचा पड़ा है, ऐसा करारा तमाचा पड़ा है कि जिसके बाद उनको छिपने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। अब देखिए ना, बार बार ये बोल देना कि एसआईआर में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। सुचारिता जी, बंगाल का ही हम नतीजा निकालते हैं। एसआईआर में जिस सीटों पे सबसे ज्यादा वोट कटे, वो कौन जीता है वहां पे? 20 में से 13 तो टीएमसी और कांग्रेस जीती है। वो कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में 0 थी। एसआईआर से तो उनको फायदा हो गया कि उनकी दुकान खुल गई और 2 सीटें आ गई उन जगहों पे जहां पे सबसे ज्यादा वोट कटे। तो मतलब कि ये भी गैर संवैधानिक और असंवैधानिक है। वापस रिपोलिंग करवा लेते हैं वहां पे। सारी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जमीन पर मेहनत करना नहीं चाहते। हमारे देश के गृह मंत्री जी देखिए, अमित शाह जी को चुनाव के लिए राज्य में 25-25 दिन का प्रवास करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल स्तर तक पसीना बहाते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे हैं जो चुनाव के वक्त देश छोड़कर कभी वियतनाम में चले जाते हैं, कभी निकोबार में छुट्टियां मनाने लगते हैं। बिना मेहनत के सिर्फ विदेशी यात्राओं से आप चुनाव नहीं जीत सकते आपको। और देखिए ना, बिहार में भी, अब ये बिहार में रो रहे थे कि वोट चोरी हो गई। अरे बिहार में आप स्टालिन साहब को अपने साथ लेकर घूमेंगे जो बिहारियों को गाली देते हैं और फिर कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। हरियाणा में आप खुद अपने ये नेता नहीं तय कर पाते, कोई आपके कार्यकर्ता साथ नहीं जा सकते, आपस में सब नेता लड़ते रहते हैं, फिर कहेंगे वोट चोरी हो गए। और वहां पे भी सामने आया कितनी फेकरी करते हैं।
लगातार। और आज तो हमने ये भी देखा, इनकी महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो कैटेगोरिकली ईद को लेकर फेक न्यूज, अलग अलग न्यूज चैनल्स की उस पर एडिटिंग कर करके चला रही है और गालियां लिख रही है। आप जनता को गाली देते हैं, आप न्याय प्रक्रिया को गाली देते हैं। वो न्याय प्रक्रिया और वो न्यायालय सब ठीक हो जाते हैं जब सोनिया जी और राहुल जी को बेल मिल जाती है। लेकिन अगर वो फैसला दिखा देते हैं और ये कह देते हैं कि SIR सही है, तो इनको उसमें भी आपत्ति हो जाएगी। अब इनको मेहनत करनी चाहिए। आप सिर्फ आरोप लगा लगा के बताइए ना इन्होंने क्या ऐसे काम किए जिससे जनता इनको ठीक है, आ गए धरातल पर अनिल जी, आपको बार बार करारी शिकस्त मिलती जा रही है और आप खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप कभी कभी आपका मन करता है तो आप चीन से जाके कोई भी सिग्नेचर करके कोई भी, अरे बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? फिर मैं भी आगे बीच में बोलती हूँ जवाब दे दो, जनता ही नहीं आपको सुनना चाह रही, लगातार हाथ लगा। अभी मैं आपको आपके शो पे आज बता के जा रही हूँ, चाहे आप मुझे इसके बाद बुलवाए ना सुचारिता जी। आपने कल देखा है ना वो फोटोज आई थी, सिद्धरामैया जी का चेहरा उतरा हुआ, मुस्कुराहट DK साहब के चेहरे। आप लिखित में ले लीजिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कर्नाटक पे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कर्नाटक पे नहीं, मुद्दे पे रही है। कर्नाटक मेरे देश का हिस्सा नहीं है। अभी क्योंकि ये बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के डिसीजन की वजह से जैसे ही सिद्धरामैया साहब राज्यसभा में जाएंगे वैसे ही इनकी सरकार वहां पे कुछ महीनों में गिर जाएगी, फिर ये रोना रोएंगे। अच्छा, कर्नाटक में सरकार गिर जाएगी। अच्छा, एक मिनट, मैं अब अनिल जी के पास जा रही हूँ। अनिल जी, एक बयान मैंने चलाया राहुल जी का, वो बोल रहे थे कि SIR की प्रक्रिया में आप लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। अब आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई कोई संवैधानिक हेराफेरी नहीं है, किसी तरह का संवैधानिक उल्लंघन भी नहीं है, कोर्ट ने कह दिया है। तो अब ये बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी नेता को संबोधित करते हैं, खासकर बड़े नेताओं को, अब मैं किसी को कोई तड़ी पार कहूं या कोई किसी को शहजादा कहे, इससे हमारी मर्यादा कम होती है। मुझे लगता है कि सम्मानित नेताओं का नाम सम्मान से ही लिया जाना चाहिए और इसी तरीके से एक सभ्य डिबेट होती है। जहां तक बात है कि भाई आपने क्योंकि कहा कि विपक्ष को करारा जवाब मिला है या विपक्ष की हार है, देखिए हार हर उस व्यक्ति की मानी जाएगी जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि SIR की जो प्रक्रिया है, SIR का जो प्रोसेस है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। SIR कोई पहली बार कोई बीजेपी थोड़ी करा रही है कि उसने नया शुरू किया है, पहले भी होता है। लेकिन उसकी जो इंटेंशन है, जो उसका तरीका है, जो उसका स्टाइल है जिसपे वो किया गया, उस पर हमें पूरी आपत्ति है। और समय समय पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कमियां मानी ना। आप बताइए कि पहले तो यही SIR के जब हो रहा था बिहार में, तो जो चुनाव आयोग थे ये आधार कार्ड को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोग गए, विपक्षी पार्टियां गई, काफी सारी NGOs कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको भाई आधार कार्ड मानना पड़ेगा। तो क्या थी ना। आज भी हमारा सवाल ये है कि भाई इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आप ये बताइए कि बीच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भाई राजनीतिक पार्टियों से भी कहा कि आप अपने BLAs को भी लगाइए, पैरालीगल की हेल्प लेनी पड़ी। इसका मतलब बिना तैयारी के ये प्रक्रिया शुरू करी गई। हमने देखा कि कैसे BLOs की वीडियोस आ रही हैं जो कहते हैं कि भाई इतना ज्यादा काम दे दिया गया है, लोगों ने आत्महत्या की है और दर्जनों लोग ऐसे थे, अलग अलग प्रदेशों में ऐसे थे। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि भाई एक प्रक्रिया थी जिसको गलत तरीके से किया गया और उस गलत प्रक्रिया का ही तो रिजल्ट ये रहा कि जो लाखों लोगों के वोट कट गए। आप मुझे बताइए, अगर बंगाल की बात करें तो 27 लाख। अनिल जी, मैं अगर आपसे पूछूं, अनिल जी, आप अभी भी ये कहे जा रहे हैं। 50 सेकंड में रोक दिया, मैं इसलिए कह रहा था जवाब देने दीजिए क्योंकि मेरी बहन को बहुत समझ गया सर, उसके बाद आप और 50 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए। मैं सिर्फ इंटरजेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अभी भी बार बार कहे जा रहे हैं प्रक्रिया गलत है, प्रक्रिया गलत है। कोर्ट के फैसले के बावजूद आप कह रहे हैं ये बात, इसीलिए मैंने इंटरजेक्ट किया कि कोर्ट ने जब कहा कि संवैधानिक रूप से कोई गड़बड़ी नहीं थी, उन्होंने इसको एक तरह से हरी झंडी दी है, तब भी आप कहे जा रहे हैं कि ये गलत है और ये लोकतंत्र की हार है, ये लोगों की हार है। क्यों सर? मैं बताता हूँ, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। आपको ये देखना चाहिए, मैंने पहली लाइन में कहा कि एज अ प्रोसेस SIR कोई बीजेपी ने नया निजात नहीं किया है। SIR तो ठीक ही है। SIR करने का जो तरीका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई SIR ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि नागरिकता भाई ये डिसाइड नहीं कर सकता, चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है। आप SIR में आपने नागरिकता का आपके पास अधिकार नहीं है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं और किसी को नागरिक नहीं मान रहे तभी तो आप उसका वोट काट देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट लेके आता है आप कहते हैं। पर सर एक बात मैं बड़ा क्लैरिटी से कह दूं अनिल जी, ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि SIR की प्रक्रिया पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं रखी है, चुनाव आयोग ने जिस तरह SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया उस पर बात रखी है। दोनों में फर्क करके बात बताइए, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं SIR को सही कहा, हम भी SIR को सही कहते हैं, लेकिन गलत तरीके से किया गया।
कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह एसआईआर की प्रक्रिया की है उसमें कोई कानूनी या संवैधानिक नियम का उल्लंघन नहीं है, तो वो इस इलेक्शन कमीशन के काम पर रिफ्लेक्ट कर रही है उनकी टिप्पणी। सर नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान क्या होती है कि जो भी हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है कि यदि आपको कोई डाउट है तो आप उससे क्वेश्चन करें। देश के प्रधानमंत्री को देश चुनता है, लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है, लोकतंत्र में आप लोग सवाल पूछते हैं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी किसी चीज पे हमें आपत्ति है तो उसका तरीका है और वो आपत्ति हम दर्ज कराएंगे। हमारा तो सवाल, हम तो चाहते हैं और आज भी कह रहे हैं, अभी हमारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें भी ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी टिप्पणी करनी चाहिए थी कि भाई उन लोगों का क्या होगा जिन लाखों लोगों की पहले आपने वोट काटी इस प्रक्रिया के माध्यम से और बाद में उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। एग्जैक्टली, लेकिन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इलेक्शन को वैध कैसे माना जाए? यस, ये वैलिड क्वेश्चन है अनिल जी। मैंने इस बात को अभी उठाया, राधिका जी से मैंने यही सवाल किया कि जिनका अधिकार छिन गया और अगर वो वैलिड लिस्ट में आ जाएंगे तो उनका तो अधिकार छिन गया। ये आप बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन उठा रहे हैं सर, लेकिन मैंने फिर वही बात कही कि ये डिस्टिंक्शन, यानी कि ये बिल्कुल साफ ढंग से बात आनी चाहिए कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उस पर ही टिप्पणी की है कोर्ट ने। मैं एक बार जरा संजय जी के पास जा रही हूं, संजय जी, फैज जी। संजय जी जरा बताइए, आपके नेता कल्याण बैनर्जी अभी भी कह रहे हैं ये तो बंगाल के लिए नहीं है, ये तो बिहार के लिए है, ये तो बंगाल के लिए है ही नहीं। उन्होंने कोर्ट में, अब वो तो बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बिहार के लिए है, बंगाल के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब भाई? जय गणेश कुमार बाबा की जय, जय गणेश कुमार बाबा की जय, जय गणेश कुमार बाबा की जय। चलिए पहले से स्टार्ट, राधिका खेरिया जी का जवाब हम पहले दे देते हैं। राधिका खेरिया जी बोला है बहुत सारे जगह में टीएम से जीते हैं। गणेश कुमार बाबा, गणेश कुमार बाबा, गणेश कुमार बाबा कह रहे थे, हम गणेश सुन रहे थे महाराज। ठीक है महाराज, आपको गणेश सुनाई दिया, बहुत अच्छा। मतलब जो गणेश तो हम लोग को पूजा पाठ के सबसे पहले होता है। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय गणेश भगवान। मेरा समय मत खाइए आप, मेरा समय आप मत खा जाइए। तो गणेश वंदना कर रहे हैं। सुनिए, जब लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी में 27 लाख आदमी को नाम काटा गया है, नाम काटा, ममता बनर्जी को इलाका में 51,000 आदमी को नाम लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी में काटा गया है, ममता 15,000 वोट, न्यासिस चक्रवर्ती 883 वोट में हारा है, वहां पर 17,000 के ऊपर में वोट। आरूप विश्वास जो हारा 6,000 वोट में, उसको 38,000 वहां से लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी से काटेगा। बंकिम चंद्र जो आपको हाजरा है वो हारा है 7,000 वोट से, 12,000 नाम काटा। मलाई घटक जो आसनसोल के एक बेल्ट रहता है, जहां पर 11,000 वोट से हारा है, उसका 57,000। ऐसे 150 केंद्र के नाम हम गिना देंगे जहां पर लॉजिकली डिस्टेंस के नाम पे वोट मतलब जो डिले पर है उसको काटा गया है, लेकिन वहां पर सब चेंज से हारे हैं 150 सीट के नाम पर। इतना तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है मालूम है, शिवगम उसको लॉजिकली डिस्टेंस देने के लिए बोला था, लेकिन वो भी छोड़ के 4,000 आदमी को नाम वो कर नहीं पाया, छोड़ के चला गया। बोलिए ये पूरा प्रोसेस जो है करने के लिए मेरे को 4 साल समय लगेंगे। फायदा गणेश कुमार जी किसको दिया? गणेश कुमार जी डायरेक्ट फायदा आपको बता अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दे दिया सर। अच्छा ठीक है, तो मतलब गणेश कुमार ने गलत काम किया, आप यही कह रहे हैं? सीसी गलत काम कर रहे हैं। सुनिए नहीं, आप जो इतना बता रहे हैं उसका मतलब सार ये है ना संजय जी कि गणेश कुमार ने गलत काम किया। सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए, बोलने दिया, मैं खत्म करता हूँ। दोबारा आप सेकंड इनिंग्स आप नहीं, मैं आपके फिर से आऊंगी सर, ऐसे क्यों आप ऐसे मेरे को बोलने दीजिए। अच्छा ये बताइए ना, गणेश कुमार ने गलत काम किया आप कह रहे हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को 2029 में 400 पार का रास्ता ओपन कर रहे हैं, ये हकीकत बात है। मेरे विपक्ष के राजनीति नेता लोग मेलोडी और मेलोडी को पीछे पड़ा है। मेलोडी का कारण क्या है ये भी जानकारी नहीं है। सोनिया जी को मेलोडी में पहुंच गए भाई। संजय जी, आप यहाँ बैठकर आपने कहा जय ज्ञानेश कुमार, आपने एक आराधना कर दी, आपने व्यंग कसा, आपने तंज कसा, वो सब अपनी जगह ठीक है। आरोप आपने लगाए, चुनाव पहले भी लगाए, चुनाव दौरान भी लगाए, लेकिन सवाल आज इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो सवाल खारिज कर चुका है जो आप उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा उन सवालों को, जो याचिका गई उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या असंवैधानिक है।
नहीं लॉजिकली डिस्क्रेपेंसी तो सुप्रीम कोर्ट ही बोला था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। उसने तो एक ट्राइब्यूनल गठन किया था टीएस शिवांगन का, जो टीएस शिवांगन बाद में क्या कर, जो जस्टिस टीएस शिवांगन उसको क्या कर रिजाइन करके चला गया, बोले ये मेरे लिए संभव नहीं है। ये अगर हालत मिलाने के 4 साल हमको समय चाहिए, 27 लाख आदमी को, सिर्फ 4000 आदमी को नाम किसी तरफ करके चला गया। अभी 27 लाख आदमी में जो बचे वो क्या करेंगे? नहीं तो जो बार बार नाम कटे हैं, जो नाम कटे हैं, देखिए मैं जो वैलिड सवाल है उसको मैं बिल्कुल उठा रही हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ जो आपकी नेत्री ने कहा था कि हिंदू के नाम मुसलमान के नाम काट दिए हैं, जो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि अपने वोट रख लिए हमारे काट दिए, अरे ये सब क्या हो रहा है? ये बार बार कहने की आपकी नागरिकता पर ये एक रिफ्लेक्शन है, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, नाम डिलीट कर दिया जाएगा। खास करके मुसलमानों को फैज जी ये कहा गया कि आपको तो हटा ही देंगे, देश से बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। ये वहां जो भीड़ जम रही है ना सर, उनके पास कागजात नहीं है, वो उन्हें अब डर लग रहा है। ये भले ही अलग एक खबर है, लेकिन वो जो घुसपैठिए हैं देश में, उनके बीच एक भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि उनके पास कागज नहीं है। और एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो लोगों के घुसपैठियों के मन में ये डर बैठ गया कि हम तो अब बाहर निकाले जाएंगे। तो वो सही था कि नहीं था? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, केवल घुसपैठिया नहीं, वैचारिक घुसपैठिए लोग भी बहुत टेंशन और तनाव में हैं। यहाँ पर इन्होंने इतने फास्ट तेजी से बोल दिया, पता नहीं सुचरिता जी इनको दोबारा मौका देंगे कि नहीं देंगी। ज्ञानेश कुमार जी को गणेश कुमार भाई यदि आप गलत नहीं हो तो आपको बोलने का मौका बराबर मिलेगा, और गलत हो तो देश में भी रहने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए आपने क्या क्या बोला तो मुझे समझ नहीं आया। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मुसलमानों को वोट बैंक बनाना छोड़ दीजिए, मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझना छोड़ दीजिए, तभी आपकी भलाई है। मुसलमान आपकी चाल में आने वाला नहीं है। इसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही कि नागरिकता डिसाइड करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो यदि वोटर लिस्ट से हटा देता है तो ये नागरिकता डिसाइड होगी। नहीं भैया, कोई पागल या दिवालिया हो गया तो उसका भी नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। कोई अंडर एज को आपने वोटर लिस्ट में रखा है तो उसका नाम भी काटा जाएगा। किसी का शरीर शांत हो गया तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। और यह सब नागरिकता खारिज करने में नहीं आता है। नागरिकता का काम व्यवस्थापिका कर सकती है। देखिए, कार्यपालिका अच्छा काम कर रही है, योजनाओं का बराबर लाभ दे रही है। न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है, कह रही है कि भाई कार्यपालिका ठीक काम कर रही है। व्यवस्थापिका सुचरिता जी काम क्यों नहीं कर रही है पता है? क्योंकि व्यवस्थापिका में विपक्ष के लोग भी हैं। यदि महिला सशक्तिकरण बिल पास नहीं हुआ तो उसका कारण न्यायपालिका या कार्यपालिका नहीं, व्यवस्थापिका है। क्योंकि व्यवस्थापिका एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें विपक्ष भी शामिल है। और एसआईआर भी सही तरीके से इसलिए नहीं हो पा रहा है, घुसपैठियों को भगाने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये काम व्यवस्थापिका का है और व्यवस्थापिका में विपक्ष भी बैठा हुआ है। इसलिए वो कभी ये कानून पास होने नहीं देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कुछ परसेंटेज वोट लेकर व्यवस्थापिका को प्रभावित तो कर सकते हैं, लेकिन कभी सरकार में नहीं आ सकते। इसलिए एसआईआर यदि सदन में आता है तो विपक्ष उसे पास होने दे। महिला सशक्तिकरण बिल आता है तो उसे पास होने दे, नहीं तो महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेगी, देश का नागरिक माफ नहीं करेगा और देश का मुसलमान माफ नहीं करेगा कि असली जो भारतीय मुसलमान है, बंगाली मुसलमान है, उसका हक छीनकर आप बांग्लादेशियों को दे रहे हैं, उनका हक छीनकर आप रोहिंग्याओं को दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं संजय सरकार जी, आप सही हैं तो आपको भरपूर मौका मिलेगा। मुझे सुचरिता जी ने भरपूर मौका दिया, मैंने स्पष्टता से अपनी बात रखी, आप भी स्पष्ट बात रखिए। देखिए संजय सरकार जी, अभी देखिए वहां पर अब तो शुभेंदु सरकार है, ममता सरकार नहीं है, अब शुभेंदु सरकार है वहां। अब वहां पर अभी भी सौगत रॉय क्या कह रहे हैं, आज आपके नेता हैं, उन्होंने आज कहा कि भाई हम तो इसका विरोध करते रहेंगे। वो अभी भी कह रहे हैं हम विरोध करते रहेंगे। तो फिर कोर्ट जाने का मतलब क्या है? कोर्ट ने कोई बात कह दी, उसके बाद भी अगर कोई नहीं माने और कहे कि हम तो विरोध करते रहेंगे, तो फिर तो मतलब नहीं कोर्ट का। सुचरिता जी, एनसीआईबी बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, एनसीआईबी मतलब जो नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, अमित शाह का दफ्तर, 5 करोड़ घुसपैठी सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, नेपाली लोग हैं, भूटानीस लोग हैं। नेपाली लोग दार्जिलिंग में, सिक्किम में घुसे हुए हैं, उधर से म्यांमार से बहुत सारे आदमी यहाँ पर रुके गए हैं। दिल्ली पहाड़गंज में जाइए, बहुत सारे नेपाली रोहिंग्या को आपको होटल में मिल जाएंगे। उसको निकाल नहीं पा रहा गृह मंत्री जो दिल्ली में रहते हैं, क्यों नहीं नेपाली लोग को अवैध रूप से दे रहे? क्यों मेरे आपका ये आर्ग्यूमेंट है, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि बांग्लादेशी नहीं, नेपाली को निकालो पहले।
आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये डिबेट को कहाँ ले जा रहे हैं? ये बांग्लादेश वर्सेस नेपाल है क्या? कि बांग्लादेशियों के पीछे क्यों पड़े हो, नेपालियों पर पहले शिकंजा कसो? ये डिबेट नहीं है सर, नहीं, ये डिबेट नहीं है। अगर आपको बांग्लादेशियों के लिए सहानुभूति है और नेपालियों के खिलाफ आप, ये डिबेट ही नहीं है ना सर। मैं वापस जा रही हूँ, मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मलूक जी, दिक्कत ही है इनके साथ। मलूक जी, अब देखिए बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आने, हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जो हमारे साथी संजय सरकार है, हाँ। अभी भी इनके पीछे सरकार लग रही है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान और दूसरे देश के मुसलमानों को हमारे देश में अगर घुसा के घुसपैठिए के रूप में हमारे देश के मुसलमानों का अगर ये हक उनको खवाएंगे तो इनकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी। अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ खड़े हैं, अभी भी अपने आप को तानाशाह की तरह बात कर रहे हैं। संजय सरकार, जिस दिन रिजल्ट आए थे आप रोए थे, आपने दिखाया था मेरे ये गोली लगी है, अब मैं चुनाव टीवी पे नहीं आऊंगा, और टीवी पे आके आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हो। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डर नहीं रहे हो, संविधान के अनुसार बात नहीं कर रहे हो। आपको संविधान के अनुसार आपको जेल जाना पड़ेगा। जिस तरह की बात आप कर रहे हो टेलीविजन पे बैठ के, अब देश के लोगों को गुमराह मत करो, देश के लोगों से माफी मांगो कि आप लोगों ने देश को गुमराह करा, आपने देश को धोखा दिया। ममता जी ने पश्चिम बंगाल को देश का हिस्सा नहीं मानती थी, वो संविधान को नहीं मानती थी, इसलिए उनका सूत्र साफ हुआ। भाई संजय सरकार, अब कम से कम माफी मांग लो। वो कह रहे हैं माफी मांगिए संजय जी, जिंदगी में नहीं आप मलूक जी कह रहे हैं माफी मांगिए। जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो माफी मांगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया राहुल गांधी माफी मांगे। अनिल जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, रुक जाइए एक मिनट, अनिल जी के पास जाऊंगे। अनिल जी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहते झूठ फैला रहे हैं, राहुल गांधी माफी मांगे। राधिका जी और अनिल जी, देखिए झूठ कौन फैला रहा है इस बात का तो अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो रोहिंग्या हैं, ये जो घुसपैठियां हैं, कांग्रेस चाह रही है कि ये इन लोगों को रोका जाए। आपको याद होगा, आप ही जैसे एक निडर पत्रकार थे और उन्होंने चुनाव में चुनाव आयुक्त से पूछ लिया, ज्ञानेश कुमार से पूछ लिया कि साहब अब तो एसआईआर कर दिया है आपने, आप हमें बता दीजिए कि अब कितने नाम जो आपने काटे हैं उनमें से जो घुसपैठियां हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान है, वो कितने हैं। आपको याद होगा कि उस सवाल का जवाब ना तो ज्ञानेश कुमार पे तब दिया गया था, ना आज दिया गया है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने इस बात का जवाब दिया। इससे क्या साबित होता है कि उस प्रक्रिया में आप सिर्फ ये जो घुसपैठियों का बात करते हैं, इनकी जो चीजें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेते हैं। और एक चीज और, एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा भाई, जब मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए। एक लोकतंत्र में चुनाव आयोग के पास नहीं है। आपने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, तो कैसे बताएंगे कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है? भैया नागरिकता तय करने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है और आप लोग व्यवस्थापिका में भी हैं। तो सरकार को सहयोग करके कानून बनाइए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गिनती करके हमें बताओ, फिर हम गिनती करके बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गिनती करके बताएंगे कि कितने लाख कितने करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी। ये लोग व्यवस्थापिका में सहयोग ही नहीं करते। सुचरिता ठीक है, अब एक मिनट अनिल जी मेरा सवाल, ये क्या औचित्य है? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इनको बुलवा लीजिए पहले, ये अपनी बात नहीं, वो आपके एक बयान पर सवाल पूछ रहे थे। आप उस शांति से उस सवाल को सुनिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी ये कैसे बताएंगे कौन बांग्लादेशी है, क्योंकि वो नागरिकता तय करने के लिए नहीं बैठे थे वहां पर। ये आपने ही कहा, तो वो कैसे बताएंगे कौन बांग्लादेशी और कौन भारत? क्या वो नागरिकता तय कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना सर। ये तो आप ही का ये सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा जेन्युइन सा सवाल पूछ लिया। मैं तो बहुत ही तारीफ करूंगा इस बात की। आप मुझे ये बताइए कि ज्ञानेश कुमार जी नहीं बताएंगे इस बात को, लेकिन अमित शाह जी जो है वो भाषण में कहेंगे कि ये घुसपैठियों को यहाँ पर ला रहे हैं, कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाया हुआ है। जबकि इनके कार्यकाल में जितने लोग जो बाहर जाने, जो घुसपैठियों को भगाने की संख्या है, वो कांग्रेस से 20 गुना कम है। ठीक है, इनके कार्यकाल में आप और पार्लियामेंट में आंकड़े हैं, कोई किसी के कहने से बनाने से नहीं बनेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भाई अमित शाह जी जवाब दे दे, या भाजपा की जो प्रवक्ता है यही बता दें कि कितने रोहिंग्या थे जो उन्होंने बिहार चुनाव में हटाए थे। अब मैं राधिका जी के पास जवाब लेने जा रही हूँ। राधिका जी जवाब दीजिए, आपने बहुत सारे सवाल सुन लिए। अनिल यादव जी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार तो बता नहीं पा रहे थे, अब घुसपैठिए कौन है वहां पर, नाम बस काट दिए इन्होंने। अभी भी सवाल बहुत सारे हैं राधिका जी।
सुचारिता जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी ना, मैं लगातार अनिल यादव के बीच में बोली थी कि 1 मिनट मैं बोलूँ 1 मिनट मैं बोलूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ अभी अपनी बारी, मेरी बारी में बिल्कुल चुप रहेंगे जैसे मैं इनकी बारी में चुप रही हूँ, बीच बीच में कूदेंगे नहीं। शुरुआत करते हैं इस बात से, इन्होंने कहा मर्यादा होनी चाहिए। पहले जाके ये ज्ञान राहुल गांधी को दो कि एक देश के प्रधानमंत्री को कैसे अरेस्ट किया जाता है, ये ज्ञान जाके हर्षवर्धन सपकाल को दो, ये ज्ञान जाके खड़गे साहब को दो जो देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बोलते हैं। पहले जाके अपने नेताओं को ज्ञान दो और सबसे पहले अपने नेता को ये सिखाओ कि अपने पिताजी का सम्मान कैसे किया जाता है, कि वोट के लिए देखिए, इनको बीच में कंट्रोल करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, मैंने पहले भी कहा था। राहुल गांधी को ये सिखाइए कि कैसे अपने पिता के कातिलों को श्रद्धांजलि देने वालों के आगे ऐसे झुक के दो अपने लिए कैबिनेट बर्थ नहीं मांगे जाते। वो मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिसको प्रभाकर, देखिए ये बीच में बोलेंगे सुचारिता जी, बोलने नहीं है, ये कंटिन्यूसली बहुत लंबा बोले थे, इतनी इनके पास सीटें नहीं है जितना आपने इनको समय दिया, और देश की जनता भी इनको सुन नहीं रही है 12 साल से, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे कंटिन्यूसली बीच में बोलेंगे। ये प्रॉब्लम है राहुल गांधी और उनके प्रवक्ताओं में, ये तरीका नहीं है। लर्न टू डिबेट, बहुत तमीज सीखिए कि डिबेट कैसे करी जाती है, तमीज सीखिए कि डिबेट कैसे करी जाती है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अच्छा ठीक है, राधिका जी बात रखिए। और मैं बोलूंगी, मुझे कष्ट होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, क्या हुआ उनको, जिस आदमी ने मारा उस प्रभाकर, उनको किसने श्रद्धांजलि दी? टीवी के नए नवेले मुख्यमंत्री, जो नए नवेले भाई हैं राहुल गांधी के। फिर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी चुप्पी साधे रहे। कहाँ है अनिल यादव साहब का एक भी ट्वीट ये बोलते हुए कि आपको प्रभाकरन को श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी? तो मुझे यहाँ पे ज्ञान ना दे, पहले नैतिकता अपने लोगों को सिखाए। दूसरी बात इन्होंने कही कि लोकतंत्र में से विश्वास उठा। भाई साहब, जब घुसपैठियों के आप लोगों ने वोट कार्ड बना दिए तब लोकतंत्र में विश्वास नहीं उठ रहा था। जब यही सर्वोच्च न्यायालय ने सोनिया जी, राहुल गांधी को, दोबारा बोलती हूँ आपके जीजा जी को, सबको बेल दे दी, तब लोकतंत्र में से आपका विश्वास नहीं उठ रहा था। लेकिन क्योंकि आपके अनुकूल फैसला नहीं आया है, और देखिए ये कंटिन्यूसली सुचारिता जी, प्लीज म्यूट दिस मैन। If he has a problem that he cannot keep quiet, I cannot debate like that. अच्छा, ये तरीका नहीं है। ठीक है, बोलिए। लोकतंत्र में इनके सारे विश्वास हट जाते हैं जब इनको बेल मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे संजय सरकार साहब मेरी बातों का जवाब देने वाले थे। अरे संजय सरकार साहब, जहां तक मुझे याद है, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, 3 डिबेट में आपने मेरे सामने बोला था, एक तो एनडीटीवी पे भी, कि अगर टीएमसी की सरकार नहीं मिली, मैं वादा करता हूँ आज के बाद डिबेट पे नहीं आऊंगा। आप पहले अपनी बात पे रहना सीखिए। आप तो छोड़ने वाले थे टीवी पे आना, लेकिन फिर भी हारने के बाद भी इतना मोटा चमड़ा है कि फिर भी आ रहे। कुछ तो अपनी बात पे रहो, दीदी की बात तो छोड़ो। अब आती है बात की जो ये बार बार बोला जा रहा था कि कुछ नागरिकों की वोट अगर कट गई है। अरे चुप, मेरे को कोई मेनकर महोदय जी रिक्वेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पर आए हैं। मेरे तो आप अपनी बात, मतलब कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो आपने अपना किया हुआ वादा भूल जाएंगे। झूठ नहीं बोलते नहीं है। चित्रा त्रिपाठी नाम, हमेशा आने बोलने से मैं नहीं आऊंगा बोलने के लिए। संजय जी, आप घिर बहुत रहे हैं इस बात पर। ये मुझे लगता है सभी प्रवक्ताओं के लिए एक बड़ी सीख है कि ऐसा कोई बयान देना नहीं चाहिए टेलीविजन पर, फिर बाद में बात नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, मुझे अनुराग जी के पास भी जाना है। राधिका जी आप बात कंप्लीट करिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊँ। ये जो बात बार बार उठ रही है कि कुछ लोगों के वोट कटे हैं, हाँ ये चिंता का विषय है अगर वो यहाँ के नागरिक है। और ये बार बार बोला कि कितने, एक सवाल था कि देश के गृह मंत्री नहीं बता पा रहे, देश के इलेक्शन कमीशन नहीं बता पा रहे कि कितने फेक वोट है, उन्हें निकाला क्यों नहीं? अरे कैसे निकालते? वो तो आप लोगों ने उनके राशन कार्ड बना दिए और इलेक्शन कार्ड बना दिए, घुसपैठियों को आपने यहाँ का नागरिक बना दिया, तो उन्हीं की तो छटाई होने के लिए एसआईआर हो रहा है। तो अगर ये बहुत ही, अगर किसी का भी नाम छूटा है जो मेरे देश का वैध नागरिक है, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है और हमारी संवेदना है। लेकिन यहाँ विपक्ष जिस बात को पूरी तरह छुपा रहा है, उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, भाई बीच में मत बोलिए यार, क्यों बीच में बोलते हैं आप, चुप रहिए। जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से प्रकाश डाला है कि अदालत ने साफ कहा है कि पिछले 4 दशकों में, यानी 40 साल से ज्यादा, कोई भी गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है, यानी इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है। इस लंबे समय में बड़े पैमाने पे अर्बनाइजेशन हुई है, लोगों की शिफ्टिंग हुई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े पैमाने पे डुप्लीकेशन, यानी ऐसे वोटर के नाम थे जो 2-2, 3-3 जगह थे। अभी हम लोग की डुप्लीकेशन सफाई हो रही है।
सुनना नहीं चाहते ना। देखिए जब सवाल है तो उसका जवाब सुनना चाहिए। अब मैं एक बार राधिका जी, मैं एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो बात रखी है उसके बाद भी अनुराग जी देखिए, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं अवधेश प्रसाद जी कि भाई बहुत हेरा फेरी वोट में हुई है, बड़े पैमाने पर हेरा फेरी वोटिंग में हुई है और हम तो चाह रहे हैं कि इसके बाद ना हो। तो अब वोटों में हेरा फेरी हुई है, वोटिंग में हेरा फेरी हुई है, ये वही बात है जो ममता बनर्जी चुनाव के बाद कह रही कि मुझे हराया, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। ये सब कुछ अब अभी भी कहना क्या होल्ड ट्रू करेगा जब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छा एक शेर सुनाया, तो मैं भी उनको एक शेर सुना देता हूं और इसी से सारा जवाब मिल जाएगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। इनको ये वो लोग हैं जो कहते थे, सुनिए, ये वो लोग हैं, अरे यार इसको हटाओ, कहाँ से ले आए? अब हम लोग सीरियस डिबेट कर रहे हैं, आप ये ले आए फटा बांस बीच में, ये फटा बांस की तरह चिल्लाते रहते हैं, इनसे क्या डिबेट करें? नहीं पता है इनको शेर आता है ना, ये नहीं पता है। अच्छा, इनको फटा बांस को आवाज बंद कीजिए, मैं अपनी बात आप दोनों के बीच मित्रता की बात करिए, आप ऐसे बातें कर रहे हैं। अपनी बात अच्छा मलूक जी रुकिए ना, वो बात कर रहे हैं। अच्छा फटे बांस को चुप करा दो तो नहीं ऐसे मत अनुराग जी, ये कोई तरीका नहीं है ना संबोधित करने का। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये क्या तरीका है? मत बोलिए ऐसे ही, मेरे सम्माननीय फटा बांस है तो क्या बोलेंगे? मेरे मेहमान है सर, वो आपके बारे में ऐसा बोलेंगे, मैं उन्हें भी नहीं बोलने दूंगी। मत बोलिए ना, मुद्दे पर मेहमान है तो क्या बदतमीजी करने लग जाएंगे? दूसरे नहीं, किसी के साथ नहीं करेंगे, वो भी आपके साथ नहीं कर सकते, मैं अलाउ नहीं करूंगी। मेहमान जैसा बिहेव करना, आप बात रखिए मुद्दे पर। हम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो फटाबाज बोल रहे हैं मुद्दे पर। देखिए, तो हमने बोला कहाँ, तो जो बीजेपी के, अब इनको चुप तो कराइए, इनकी आवाज फटे बांस की तरह कान में आ रही है, तो कैसे कोई बोल पाएगा बताइए? बोलिए, बात बोलिए। या तो इतनी आवाज अच्छी हो। देखिए, सवाल ये है कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, वैसे ही मैंने बताया कि कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं है शहर के लिए। आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे ना कि आप आएंगे तो देश के अंदर में खुशहाली लेके आएंगे। आज क्या है? आज आप हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता से कह रहा हूं कि रुपए के बारे में बात भी कर लो, इतना लुढ़क गया डॉलर के सामने। वही ना, आप ही कहते थे ना, रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज रुपया कितना गिर गया है? नीट के एग्जाम में पर्चा लीक हो जाए, बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर लें और आपके मुंह पे यहाँ पे ताला लग जाए, आप इस पे बोलने को तैयार ना हो। और तो और एसआईआर की प्रक्रिया पे बार बार मैं बोल रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया पे हमें अभी भी जिस तरह से कार्यपालिका में उसमें जिससे अन्याय हुआ है, आपने देखा कितनी बार सवाल उठा। आपको क्या जल्दी थी 2 महीने में, 1 महीने में करवाने की? क्या बाद में आपने समय नहीं बढ़ाया? क्या हम लोग गए बार बार यहाँ पे माननीय न्यायालय के पास? सर, आपने ये कहा कि जल्दी कराया, इन्होंने गलत प्रक्रिया का पालन किया, इन्होंने अवैध, उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। मैं उसी पर आ रही हूं। इस प्रक्रिया को जब सही कोर्ट ने ठहराया तो उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। अब या तो अगर आपको लगता है कि कोर्ट का ये फैसला गलत है तो इसके खिलाफ अपील में जाइए, इसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसीलिए आपका और हमारा अधिकार एक बराबर है। तो या तो वो करिए या फिर कोर्ट के इस फैसले के बाद इसको मानकर इस विवाद को खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।